ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की सुनीता चौधरी के खिलाफ यूपीए के बजरंग महतो ताल ठोकेगी। उपचुनाव में ममता देवी के पति पर कांग्रेस ने दांव खेला है। बजरंग महतो 6 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन नॉमिनेशन के मामले में एनडीए उम्मीदवार ने बाजी मार ली। सुनीता चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। रामगढ़ के रण में उतरे चुनावी महारथी, एनडीए के उम्मीदवार ने किया नामांकन। सुनीता के खिलाफ कांग्रेस के बजरंग। रामगढ़ के रण में चुनावी महारथियों का ऐलान हो गया है। आजसू की सुनीता चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने बजरंग महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। बजरंग महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। बजरंग महतो 7 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रार्थी के रूप में बजरंग महतो जी को दिया गया है, उसका अनाउंस भी हो चुका है और हम संबंधित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, हमारे प्रभारी जी से बात हुई है। हम लोग संयुक्त रूप से अभी 8 या 7 तारीख को नोमिनेशन हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें हमारे सभी जो संगठन के नेता है, उनका नेता भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे प्रभारी जी रहेंगे, हम लोग रहेंगे। हम लोग जोशो खरोश के साथ उनको जीत के साथ उनको हम लोग सीट देंगे। और मैं पूरे जनता को यही कहना चाहता हूं कि आपका बजरंग महतो बेटा हमेशा आप लोगों के सेवा के लिए खड़ा है और हमेशा रहेगा। इधर आजसू की सुनीता चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान आजसू के साथ बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहे। नामांकन का पर्चा भरने के बाद सुनीता देवी ने भारी मतों से जीत का दावा किया। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है कि एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार सुनीता चौधरी चुनाव जीतेगी। 100% भारी मतों से जीतेंगे और माहौल अच्छा है। और मेरे पति ने जो काम किए उनके समर्थन मिल रहे हैं। लोग पछता रहे थे कि हम लोग 3 साल से जो बीते काम नहीं हुए, उसको मैं पूरा करूंगी जो बचे हैं और इनको आगे बढ़ाऊंगी। सुनीता देवी के नामांकन के बाद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि झूठे वादे कर महागठबंधन सत्ता में आया था, लेकिन 3 सालों के भीतर झूठ की पोल खुल गई है। महिलाओं की घटनाओं को आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के मानचित्र में सबसे ज्यादा घटना महिला उत्पीड़न का अपने प्रदेश में इस सरकार के नेतृत्व में, साथ ही साथ किसान आम जन का हालात भी आज के दिन में खस्ता है। लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चूंकि इनके भ्रम में 2019 के चुनाव में इस सरकार के वायदे भ्रम के रूप में आए और कहीं ना कहीं भ्रमित करके जो जनादेश प्राप्त किया था, झूठ के बुनियाद पर जो जनादेश था, आज कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर दर लोगों के, आम जन के, आम मतदाताओं के समझ क्लियर होते जा रहा है, प्रदर्शित होते जा रहा है। आजसू कैंडिडेट के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई नेता और विधायक मौजूद हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि 2019 में बीजेपी और आजसू के अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा महागठबंधन ने उठाया था, लेकिन इस बार बीजेपी और आजसू की दोस्ती अटूट है। कि पिछले चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा गठबंधन की सरकार ने दिया था, इस बार वो फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। इस बार आजसू और भाजपा का गठबंधन अटूट है, चट्टान की तरह अटूट है। सीपी सिंह बीजेपी और आजसू की दोस्ती को अटूट बता रहे, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता धनंजय कुमार ने बगावत कर दिया है। धनंजय कुमार पुटुस ने पूरे तामझाम के साथ नामांकन किया और अपनी जीत का दावा किया। बागी का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो जनता का आदमी है, जनता को वोट देना है, तो हम जनता का आदमी और जनता को वोट देना है। जनता ने पहले ही मुझे चुन लिया है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका आजसू पार्टी का भी है और कांग्रेस पार्टी का भी है जो नाराज चल रहा है, जो कुछ तरीके से मुझे फोन भी करते हैं, उनका मैसेज भी आता है। देखिएगा भारी संख्या में हमको बहुमत मिलेगा और जैसा मैंने कहा ईवीएम जब खुलेगा ना तब जिन निकलेगा और विनर धनंजय कुमार पुटुस रहेगा। रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। सुनीता चौधरी और बजरंग महतो में सीधी टक्कर की उम्मीद है।
लेकिन देखना होगा कि 27 फरवरी को रामगढ़ की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी राजेश का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने आज नामांकन के हालात को भी देखा, कैमरों से कैद किया और वहां के तपिश को भी महसूस किया। राजेश, अब तो देखिए नाम का ऐलान हो ही गया है कि दोनों गठबंधन से कौन कौन से उम्मीदवार हैं। नामांकन बाकायदा सुनीता चौधरी ने दाखिल कर दिया और बजरंग महतो 7 तारीख को कर देंगे। क्या नजारा था वहां पर, मतलब किस तरह की तपिश आपको देखने को मिली वहां पर, और मौजूद कौन कौन लोग थे सुनीता चौधरी के नामांकन में? देखिए, भले यह उपचुनाव हो, लेकिन उस स्थान विशेष पर मैंने जो महसूस किया वह यह था कि लोगों में काफी ऊर्जा है और इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें वो भागीदारी निभाएंगे। बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ लोग कह रहे थे। मैंने आम लोगों से भी बात की तो लोगों ने कहा कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करेंगे और ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे इस क्षेत्र के से जो विधानसभा में हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को रखेगा। तो ये वहां पर ऐसा नहीं है कि उपचुनाव है तो कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बिल्कुल यही देखा जाता है। इसलिए मैं जानना चाहता था कि उपचुनाव है, 2 साल का सिर्फ वक्त है, लेकिन आम लोगों से जो हमारी बात हुई, लेकिन सभी वर्ग के लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे गरीब हो, सभी ने कहा कि वोट तो डालेंगे, अब उसी को डालेंगे जो मेरे क्षेत्र का विकास करेगा। अब परिणाम जनता किसको आशीर्वाद देती है ये अलग विषय है, परिणाम क्या आता है ये अलग बात है, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वहां पे एकदम राजनीतिक गहमागहमी है। और आज के नामांकन में देखिए मोटे तौर पर और भी प्रत्याशी खड़े हो जाए वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर सीधा मुकाबला है एनडीए बनाम यूपीए का। तो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सुनीता चौधरी ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और अनुमंडल कार्यालय में उन्होंने पर्चा दाखिल किया। चूंकि अनुमंडल पदाधिकारी ही रिटर्निंग अफसर होते हैं, तो वही वहां पर उसके बाहर, परिसर के बाहर काफी भीड़ लगी रही और वहां पर चूंकि 144 लगा दिया जाता है इसलिए उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अच्छी गैदरिंग थी और भाजपा हो या फिर आजसू सभी के नेता थे वहां पे। एक बागी बीजेपी के तरफ से ने भी नामांकन कर दिया है, उसके भी कुछ समर्थक वहां देखे गए। लेकिन जो पार्टी की ओर से देखे तो बीजेपी के प्रमुख नेता वहां पर मौजूद थे, जैसे सीपी सिंह हैं, समरी लाल हैं और एक और विधायक रामकिशुन दास वो थे, बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल थे। इसके अलावा प्रदेश के जो कुछ पदाधिकारी वो भी थे, जिला इकाई के लोग थे। यहाँ तक कि बाद में मैंने देखा कि नामांकन प्रक्रिया के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस समय वहाँ के जो पहले के 2019 में जो चुनाव लड़े थे रनंजय कुमार, उन्होंने वो भी वहां पहुंच गए। तो पार्टी के निर्देशानुसार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे और नामांकन की प्रक्रिया में सीपी सिंह अंदर भी गए थे जहां पर पर्चा भरा जाता है। चूंकि 5 ही लोगों को वहां पर जाने की अनुमति मिलती है, तो सुदेश महतो थे, चंद्रप्रकाश चौधरी थे कैंडिडेट और सीपी सिंह भी वहां पे थे, बाकी लोग बाहर में थे। एक तरह से देखे कि एक जुटता प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ कि एनडीए यानी बीजेपी अपने सहयोगी दल आजसू के साथ खड़ी है और इस चुनाव में पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर चुनाव अभियान चलेगा, प्रचार चलेगा और इसके लिए एक रणनीति बन रही है कि कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में आजसू और बीजेपी के लोग वहां पर चुनाव प्रचार करें क्षेत्र में, ताकि एक अच्छा वहां पर मुकाबला हो सके। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और जो अपेक्षित था वही हुआ है। और जैसा कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम लोग कयास लगा रहे थे वही सच भी हुआ और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भी हम लोग कल भी चर्चा ये कर रहे थे कि बजरंग महतो होंगे जो ममता देवी के पति हैं और वही फिटेस्ट कैंडिडेट कांग्रेस की नजर में थे। और पार्टी को लगता है कि इनके खड़ा होने से कई फायदे होंगे। एक तो ये कि ममता ऐसा क्या लग रहा है, मतलब कि ये चली गई। ठीक आपने कहा कि जनता में भी काफी उत्साह है, उपचुनाव होने के बावजूद कैंडिडेट तय हो चुके हैं। आपने ये बताया कि धनंजय कुमार पुटुस जो है कि वो बागी हो चुके हैं,
मुद्दे क्या क्या रह सकते हैं रामगढ़ के लिए, क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है कि अब 2 साल में कोई भी जो है जनप्रतिनिधि कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी तो घुमाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मुद्दे क्या क्या रहने वाले वहां पे? मैंने कैंडिडेट से भी बात किया, यानी सुनीता चौधरी से। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो विकास का मुद्दा हमारे चुनाव का मुद्दा होगा, विकास यहाँ पर थम सा गया है। उनका इशारा साफ था कि पिछले 3 साल में यानी ममता देवी के रेजिम में यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ। चूंकि इससे पहले चंद्रप्रकाश चौधरी इस क्षेत्र से नेतृत्व करते रहे हैं, अब वो सांसद है गिरिडीह से, तो लंबे समय से चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे विधायक के तौर पे, और सरकार में मंत्री भी रहे। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विधायक हैं जो लंबे समय तक विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। कई बार ये आरोप लगते थे कि जब अलायंस की सरकार होती थी तो चंद्रप्रकाश चौधरी जो कोई प्रमुख योजनाएं होती थी वो रांची के बजाय या किसी अन्य जिले के बजाय वो अपने क्षेत्र में जरूर ले जाते थे। ये वहाँ के लोग ये आज भी कह रहे थे कि यहाँ पर कई ऐसी सुविधाएं हैं, और आप देखेंगे रामगढ़ में तो सड़कें ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के PMGSY के तहत बनी हो, या बिजली की व्यवस्था में मैं गांव में भी गया, वहां देखा कि सोलर लाइट की भी व्यवस्था है। बिजली, लोगों ने भी कहा कि बिजली यहाँ मिलती है, पानी की समस्या जरूर है, पेयजलापूर्ति की समस्या वहां पर जरूर है, जिसका समाधान होना चाहिए। और फिर स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधा होनी चाहिए वो मुकम्मल तौर पर नहीं है। हाँ, सदर अस्पताल है, फिर 1-2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वो हैं, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से नहीं है। देखिए, रामगढ़ छोटा जिला हो सकता है महत्व के हिसाब से, लेकिन वहाँ की आबादी अच्छी है, वहाँ की जो एक जनसंख्या है बहुत मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ के। आप जानते हैं कि रामगढ़ में कैंट भी है, बहुत पुराना शहर है, और ये यहाँ पर के विकास को विषय को लेकर हमेशा से लोग वहाँ सजग रहे हैं। तो आप देखें कि रामगढ़ वैसे लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन रामगढ़ इटसेल्फ जो है एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से वहां पर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए मैंने कैंडिडेट से जो बात किया, यानी सुनीता चौधरी से जो बात किया, उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर भाजपा के साथ। अच्छा, एक चीज ये भी अभी राजधानी से बात है, रामगढ़ में वो पूरी संभावनाएं मौजूद है कि वो एक अच्छे शहर के तौर पर तब्दील हो सकता है, एक विकसित हो सकता है। एक चीज ये तो साफ हो गया कि देखिए, धनंजय कुमार फुटूस का नाम आपने बताया कि जो लगातार इस बात की वकालत करते कि बीजेपी वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे पिछली बार। तो ऐसे में अब ममता देवी को से ये भी तय हो चुका है कि ममता देवी के जो पति बजरंग महतो ही उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, तो अमित महतो जो लगातार इस बात की दावेदारी कर रहे थे कि वो सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगे, तो क्या उनकी ओर से भी किस तरह की कोई जानकारी मिली वहां पर कि अमित महतो भी कहीं ऐसा ना हो कि बागी हो जाए जैसे धनंजय कुमार फुटूस हो गए हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी में जो बगावत की बात है, वो पहले जिस समय से ये अधिसूचना जारी भी नहीं हुई थी, वहाँ लग रहा था कि चुनाव तो कभी न कभी होना ही है, उपचुनाव तो होना ही है, चूंकि एक सीट खाली हो गई है। उस समय से जो लोकल यूनिट है, यानी बीजेपी की जो जिला इकाई है, वो इस पक्ष में थी कि बीजेपी चुनाव लड़े। लेकिन हाँ, यहाँ तक कि जो 2019 में चुनाव लड़े थे, जो प्रत्याशी थे, जो तीसरे स्थान पर थे, रनंजय कुमार और कुंटू बाबू जिनको कहा जाता है, कुंटू बाबू, तो वो बड़े नाराज थे, और आज भी लग रहा था कि शायद वो वहां पर एकजुटता नहीं दिखाएंगे। लेकिन बाद में मैंने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस समय वो पहुंचे। पार्टी का जो निर्णय होता है, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और अगर कहीं अलायंस है तो उसका सम्मान भी किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग पार्टी के लोग होते हैं कि नाराज होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ती तो शायद जीत हो सकती थी। लेकिन इसका उदाहरण 2019 है कि 2019 में जब गठबंधन नहीं था तब चुनाव अलग अलग लड़े गए, तो बीजेपी वहां पर तीसरे स्थान पर चली गई थी, और यही कुंटू बाबू वहां से प्रत्याशी थे। इसके अलावा जो सुनीता चौधरी है वो भी चुनाव लड़ी थी, दूसरे स्थान पे थी, 27-28 हजार वोट से वो हार गई थी। तो लोगों को ये लग रहा है, यानी पार्टी के नेतृत्व को भी ये लग रहा है कि अगर अलायंस के साथ हम लोग लड़ेंगे तो दोनों के वोट अगर एक साथ
टर्न अप होते हैं तो शायद जीत संभव है। अब आज की परिस्थितियां क्या है, 27 फरवरी को जब मतदान होगा उस समय का माहौल क्या होगा ये अलग विषय है। लेकिन पार्टी जो अलायंस चलाती है, चाहे वो आप देखें कि आसू ने इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है। आप देखें कि बेरमो हो, दुमका हो या फिर मांडर हो, इन सब जगहों पर आसू ने समर्थन दिया। तो पार्टी बड़े स्तर पर ये सारी चीजें सोचती है और अलायंस में सीटें बांटी ही जाती है और कहीं त्याग करना पड़ता है, कहीं उसे फायदा होता है। तो ये लोकल लेवल पर जो राजनीति होती है पार्टी के नेता उन्हें समझाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने बात भी किया, कहा कि कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और वो लोग मान जाएंगे। ऐसा लोग कह रहे थे कि जिस प्रकार से कोई अगर नॉमिनेशन दाखिल कर देता है तो उन्हें समझाया जाएगा और पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है अगर वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो बागी प्रत्याशी बने हैं उनके खिलाफ हर पार्टी। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रहे हैं और लगातार वहां पर होने वाले जो बदलते घटनाक्रम है उसके बारे में लगातार दर्शकों तक आप हमें जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।